Hello everyone, so in this video we are going to discuss something about trade unions in India, and we are also going to see some of the labor reforms which are taking place in our country. So first we will try to understand trade unions, and then we are going to see the labor reforms, why they are needed and what are the steps which has been taken in that direction. सबसे पहले हम start करेंगे constitutional provisions से. And these constitutional provisions are important for you, not just for MCQs और PI but also essay. जैसा कि मैंने आपको 1-to-1 कन्वर्सेशन में बताया होगा कि जब आप essay लिखते हैं तो उसमें ट्राई करो इंक्लूड करने का constitutional provisions. तो आपको वो सारे पता होने चाहिए और फिंगर टिप्स पे होने चाहिए so that you can use it whenever and wherever possible. तो बेसिकली you don't have to read the whole constitution, सिर्फ आप preamble, fundamental right, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी को देख लोगे एक बार तो अच्छा तैयारी हो जाएगा. अगर आप चाहो तो मेरा जो वीडियो है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मेरे प्लेलिस्ट में होगा, वो भी आप देख सकते हैं. तो सबसे पहले प्रेम्बल में एक बात कही गई है, इक्वालिटी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ये सबको इंश्योर करेगा इंडिया. सो व्हाइल स्टार्टिंग एनी एसे ऑन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट और समथिंग related to that, you can use it something like this. The modern state of India relies on the promise of democracy, diversity and development, and the constitution promises equality, social, political and economic in the preamble. Okay, so you can use it like this. Similarly, fundamental rights जो है उसमें आर्टिकल 16 बोलता है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स है वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने वही लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा. तो ये आप कहाँ लिखोगे? मान लो कहीं पे आता है कि ग्लास सीलिंग इफेक्ट आ गया या विमेन का डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसका ऐसे आ गया आपको, तो वहाँ पे लिख सकते हो दैट ऑल्दो आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर एटसेट्रा, but discrimination against women is rampant in our workplace. Similarly, we have Article 19 which gives protection to certain rights regarding freedom of speech etc. इसमें 6 rights होते हैं, लेकिन मैंने वही लिखा है जो important है, to form association और unions. तो मान लीजिए आपको ट्रेड यूनियन पे कभी आएगा तो आप साइट कर सकते हैं कि आर्टिकल 19 में हमको ये फंडामेंटल राइट है कि वी कैन फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस. नाउ कमिंग टू डीपीएसपी. डीपीएसपी में पहला जो इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिकल 39. ये बात करता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की, जो कि आप साइट कर सकते हैं. अगेन एग्जांपल ग्लास सीलिंग का जब देंगे तो उसमें आप पे गैप दिखाओगे कि विमेन को पे कम मिलता है, वहाँ पे आप ये एग्जांपल साइट कर सकते हो. दूसरा है आर्टिकल 41 जो कि राइट ऑफ वर्क देता है. आर्टिकल 42 जो है जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड मैटरनिटी लीव की बात करता है. अगेन this is important. And article 43 gives the concept of living wage for workers. और article 43A जो है वो बोलता है कि participation of workers होना चाहिए in the management of a industry. Now coming to this, labor legislations in any country should be based on the principle of social justice, number 1, social equality, international uniformity and national economy. अब हम थोड़ा समझते हैं. सो बेसिकली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उसके पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है, यानी कि सिटीज़ फॉर्म होते हैं, मैनचेस्टर, लिवरपूल, ऐसे करके बहुत सारे सिटीज़ आते हैं, इमर्ज करते हैं. सबसे पहले यूके में, और वहाँ पे मिल्स, फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश होती हैं, जहाँ पे जो पहले फ्यूडल लॉर्ड्स के अंदर जो सर्स थे जो काम करते थे वो लोग वहाँ आना शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा माइग्रेट होना शुरू करते हैं और वहाँ के वर्कर्स बन जाते हैं. सो दिस हैपेंड इनिशियली. सो द फ्यूडलिज्म विल ब्रेक एंड समथिंग कॉल्ड कैपिटलिज्म विल गेट इस्टेब्लिश, यानी कि फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे. तो इनिशियली जो वर्कर्स थे उनके पास कोई राइट नहीं था, कोई ऐसा राइट नहीं था कि सिर्फ 8 घंटा काम करना है, उनसे 12-16 घंटा काम कराया जाता था. जो चिल्ड्रन होते थे उनसे भी काम कराया जाता था, विमेन से भी काम कराया जाता था, और चिल्ड्रन और विमेन को कम पे किया जाता था. और पूरे मंथ में जैसे संडेज को हॉलीडे होता है वैसा भी प्रोविजन नहीं था. सो देयर वाज एक्सप्लॉयटेशन एंड लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन. इट वाज इन दिस बैकग्राउंड दैट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वाज रिटन, और कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी है या क्रिटिक है कैपिटलिज्म का वो लिखा गया था.
तो हमको ये समझना पड़ेगा ये कब लिखा गया था और उसमें क्या लिखी हुई है बातें। तो उसमें एक बात ये लिखा हुआ था कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका मेन एम होता है प्रॉफिट, और वो किसी वर्कर को सिर्फ उतना पैसा देते हैं और उतना फ्री टाइम देते हैं जिसमें वो रीगेन कर सके अपना एनर्जी, अपना बैटरी चार्ज कर सके, और उतना ही पैसा देते हैं जितना से वो अपना खाना खा सके, कैलोरी जितना उसको चाहिए काम करने के लिए वो किसी तरह मेकअप कर सके। ठीक है, सो ऑल दिस थिंग वाज रिटन इन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो वो ज़्यादा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप होने लगी उस समय। तो वो डेवलप हुआ तो उससे सोशलिज्म और कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट आया। उसने एक स्टेटमेंट दिया था, बहुत पॉपुलर है, कि द वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन। सो ये बुक ऑल्दो बहुत पहले लिखी गई थी, लेकिन इसका रिजल्ट या रेमिफिकेशन देखने मिलता है अब रशिया में मिलता है। रशिया में क्या होता है, रेवोल्यूशन होता है 1917 में, बोल्शेविक रेवोल्यूशन। उसमें क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं, जो प्रोलेटारिएट्स होते हैं, उनका डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश होता है। ठीक है, सो साइमल्टेनियसली लोगों को ये समझ में आता है कि अगर हम वर्कर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो रिवोल्ट करेंगे, तो क्यों नहीं वर्कर्स को कुछ राइट्स देना शुरू करें। अगर वर्कर्स को कुछ राइट्स मिलेगा तो दे विल ऑल्सो फील सेटिस्फाइड एंड द कंपनी कैन ऑल्सो ग्रो। तो इस तरह से जो है ह्यूमन राइट वर्कर्स का एक एक करके आना शुरू हुआ। अब आते हैं इंडिया में। सो इंडिया में कैपिटलिज्म प्लस वर्कर्स मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है लेट 19th सेंचुरी में और आगे चलता है। वहाँ इनिशियली क्या होता है, इन द बिगनिंग द वर्कर्स वाज पेड ओनली फॉर द डेज ही एक्चुअली वर्क। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जब आप काम करोगे आपको पैसा मिलेगा, जब आप काम नहीं करोगे आपको पैसा नहीं मिलेगा। फिर क्या होता है, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 आता है। इसमें क्या आता है, एक प्रोविज़न कि अगर कोई वर्कर है वो फैक्ट्री में काम करता हुआ अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके फैमिली को या फिर उसको कुछ कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। एंड देन वी हैड समथिंग कॉल्ड द मिनिमम वेजेस एक्ट, द फैक्ट्रीज एक्ट, जो कि 1948 में दोनों पास हुआ था, एंड देन पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 में हुआ था। आर अ फ्यू अदर लेजिस्लेशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। तो यही बात कही गई है कि हमारे यहाँ जो लेबर लॉज होने चाहिए वो सोशल जस्टिस के ऊपर होना चाहिए, कि सोसाइटी एज अ होल जो है वो आगे बढ़े, प्रोग्रेस करे, सोशल इक्वालिटी धीरे धीरे स्टैब्लिश हो और इंटरनेशनल यूनिफॉर्मिटी रहे। यानी कि जो ILO है उसके जो कन्वेंशंस हैं अगर हमने साइन किए हुए हैं तो वहाँ जो यूनिफॉर्मिटी है वो जिस तरह लेबर को डिफाइन करता है हमें भी लेबर को उसी तरह डिफाइन करना चाहिए। एंड नेशनल इकोनॉमी क्या होता है कि हमारा कुछ नीड होता है, ग्रोथ नीड। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तभी हमको फायदा होगा, हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हमारा डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम वो होता है खर्चा करने वाला इनकम। सपोज आप 30,000 कमाते हो और उसमें 20,000 आपके सर्वाइवल में जाता है तो 10,000 जो है वो आपका डिस्पोजेबल इनकम हो गया। उसका खर्च करते हो, मान लो मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो उसका डिमांड आप बढ़ाते हो, मोबाइल फ़ोन का डिमांड बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा फैक्ट्री स्टैब्लिश होगा मोबाइल फ़ोन का, और वो अगर होगा तो और ज़्यादा लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड दैट इज़ वाई जो नेशनल इकोनॉमी है उसका डेवलपमेंट ज़रूरी है। तो उसके नीड्स को देखते हुए हमको लेबर लॉ को थोड़ा ट्वीक करना पड़ता है। तो वैसा ही ट्वीकिंग अभी चल रहा है। अभी जो लेबर लॉज थे हमारे थोड़े आर्काइक थे, थोड़े पुराने थे और थोड़े स्ट्रिंजेंट थे, तो उसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया जा रहा है ताकि हमको कंपाइलेंस के थ्रू या फिर जो ईज ऑफ बिजनेस होता है उसके थ्रू थोड़ा एज मिल सके, और जब एज मिलेगा तभी हम आगे ग्रो कर पाएंगे। नाउ कमिंग बैक टू दिस, सो ये सारे जो लेजिस्लेशन बनाए गए, सो दे फिक्स आवर्स ऑफ वर्क, मेक प्रोविजन फॉर पेमेंट ऑफ ओवर टाइम एंड लीव रूल्स, सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ लेबर इन द इंडस्ट्री। और जैसे कि हमने पहले देखा है ये सारा बात कहाँ लिखा हुआ है, DPS में लिखा हुआ है। तो वही बोलता है कि लेबर वेलफेयर in our country has a special significance, for our constitution provides for the promotion of welfare of the people। यानी कि हमारा जो स्टेट है वो एक वेलफेयर स्टेट है। for human conditions of work and securing to all workers full employment of leisure,
एंड सोशल एंड कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, डीपीएसपी में है, हमने अभी जस्ट देखा है। तो ये सारा है, इसीलिए हमको सोशल लेजिस्लेशन बनाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि जो वर्कर्स राइट है वो भी बैलेंस्ड हो सके, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमारा फोकस ना हो। अब आते हैं ट्रेड यूनियंस पे। सो ट्रेड यूनियंस आर एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स इन अ पर्टिकुलर ट्रेड, इंडस्ट्री और कंपनी created for the purpose of securing improvements in pay, benefits, working condition और social political status through collective bargaining। So एक वर्ड आता है collective bargaining, वो बहुत ज़्यादा important है। ट्रेड यूनियन का बेसिकली एम ही यही है कि वो कलेक्टिव बार्गेन कर सके और अपना वेलफेयर इंश्योर कर सके, अपना मतलब कि वर्कर्स का वेलफेयर। नाउ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश हुआ था 11 अप्रैल 1919 को। तो ये छोटा सा फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन इज एट द कोर ऑफ ILO's वैल्यू। इट इज इंश्राइंड इन द ILO कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ऑल्सो अ राइट प्रोक्लेम्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि आर्टिकल 19 के सब क्लॉज 1 के सी में है, जिसमें यह फंडामेंटल राइट है कि कोई भी जो है एसोसिएट हो सकता है या यूनियन फॉर्म कर सकता है। तो यही है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है। द राइट टू ऑर्गेनाइज एंड फॉर्म एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस इज द प्री रिक्विजिट फॉर साउंड कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड सोशल डायलॉग। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं होगा तो क्या होता है कि you are creating a situation for possible revolution. So if you will not listen to workers and go on exploiting them, then ultimately they will have nothing to lose but their chains, and that may lead to a revolution. So collective bargaining basically क्या होता है? According to ILO, all negotiation which takes place between an employer, a group of employers, or one or more employers organization on the one hand and one or more workers organization on the other for number 1 determining working condition and terms of employment, number 2 regulating relations between employers and workers, number 3 regulating relations between employers or their organization and workers, number 3 regulating relations between employers or their organization and a workers organization is called collective bargaining. Now the first trade union federation to be set up in India was All India Trade Union Congress, जो कि 1920 में हुआ था, जिसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे आप सबको पता होना चाहिए, लाला लाजपत राय। ओके, now the trade union in India are registered and filed annual return under the Trade Union Act of 1926। तो हमने 3-4 एक्ट देखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए, बिकॉज इफ यू विल गो इन द इंटरव्यू दे माइट आस्क यू टू नेम रैंडमली सम ट्रेड यूनियंस और सम लेबर लॉज। तो अगर आपको ये सारे एक्ट पता होते हैं, कम से कम 3-4 पता होते हैं, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो। देन भारतीय मजदूर संघ इज द लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। Now the ILO has listed 12 organizations which are officially recognized as central trade union organization under terms of Ministry of Labor। ठीक है, वो क्या है हम यहाँ देखते हैं। So you don't really need to remember all of them, कि 12 हो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ हैं जो कि ज़रूरत है, जैसे एटक हो गया, C2 हो गया, BMS हो गया, इंटक हो गया। सो पहला है ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, जो कि CPI-ML लिबरेशन के अंडर आता है। दूसरा एटक है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आता है, यानी कन्हैया कुमार जिस पार्टी का है उसका है एटक। और एटक ही पहला था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में फॉर्म हुआ था। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है, एटक जो है, वो कन्हैया कुमार से आप रिमेंबर कर सकते हो, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का है। फिर आते हैं BMS, भारतीय जनता पार्टी, B से शुरू होता है, तो भारतीय मजदूर संघ भी B से शुरू होता है, और ये RSS के अंदर अफिलिएशन इसका है। उसके बाद आता है C2 मतलब होता है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी कि सीताराम येचुरी का है। देन कम्स इंटैक्ट, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का है।
एंड देन वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट सेवा। सेवा मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, और इससे एसोसिएटेड है ईला भट्ट। तो ईला भट्ट के बारे में भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। उसके बाद भी है ट्रेड यूनियंस, जैसे कि ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर है, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस है। उसके बाद है लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन है। जो लोग साउथ के हैं उनको इसको याद करना चाहिए, जल्दी याद होगा शायद उनको। लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन डीएमके का है, जबकि हिंद मजदूर सभा है एक और एक और है ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर। सो जो भी आपको याद हो जाए, 4-5 आपको याद होना चाहिए। सो द यूनियंस in India face major challenges. So the first challenge is the growth of informal employment and the contract workers. Second challenge is promoting the right to organize and bargain collectively. Strikes होते हैं वो थोड़े कम हो गए हैं। जब भी बार्गेन करना पड़ता है, ये किस तरह से बार्गेन करते हैं, या तो ये धरना देते हैं या फिर स्ट्राइक करते हैं, ताकि ये अपना स्ट्रेंथ शो करते हैं और फिर बार्गेन करते हैं। So that has also become a challenge in protecting of migrant workers. This is quite important कि जो लेबर यूनियंस है उनका ये जॉब भी है, ड्यूटी भी है कि दे शुड प्रोटेक्ट द माइग्रेंट वर्कर्स, बोथ इंटरस्टेट एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स। और जो कोविड पैंडेमिक हुआ उसमें माइग्रेंट वर्कर्स का फेट कैसा हुआ था ये सब आपको पता होगा। एंड देन द ट्रेड यूनियन हैज द रोल टू प्रोटेक्ट एंड प्रोमोट जेंडर इक्वालिटी। एंड देन सोशल सिक्योरिटी जो है वो लाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल गिग जॉब जो है वहाँ पे लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, तो उनको कैसे हम इंक्लूड करेंगे। एंड वर्कर्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। द ILO वर्क्स विद द यूनियंस इन अ नंबर ऑफ एरियाज टू स्ट्रेंथन देयर कैपेसिटी, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग में ILO उनके साथ काम करता है। और जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं वीडियो, उसमें हम देखेंगे कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, श्रम सुविधा पोर्टल, EPFO। ये 6 चीज़ हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लेबर रिफॉर्म अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट एंड व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू ड्राइव द इकोनॉमी टू हायर ग्रोथ। So this was all for today. Thank you. Thanks for watching.